अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज फिर पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक तो जंग का इशू बहुत गर्म इस वक्त चल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहुत सारी जो तनसीबात हैं, ईरान के जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है या मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी निशाना बनाया गया है। हत्ता कि ईरान के जो साहली पट्टियाँ हैं उनके ऊपर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। जबकि ईरान की जानिब से अमेरिका के जो अलाई ममालिक हैं जिनमें उर्दन है, बहरीन है, कुवैत है, उनके अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका की तनसीबात है, ईरान उनको निशाना बना रहा है। और दूसरी जानब आपने हरमज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक दफ़ा फिर मुआशी दबाव नज़र आ रहा है। तेल की कीमतें फिर आसमान को छू रही हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतों में एक उतार चढ़ाव आ रहा है और जिस तरह हुकूमत तेल की कीमतों का तयन कर रही है, क्या वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या मज़ीद नुकसानदेह है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक जानब वहाँ पे धरने चल रहे हैं और वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद है, खुराक तक नहीं जा रही। दूसरी जानब वहाँ पे इंतखाबी मुहिम अरूज पर है और मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त आमने सामने नज़र आ रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नोक झोंक चल रही है, दोनों एक दूसरे पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये तनकीद हकीकी है या नूरा कुश्ती है, इस पर भी हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स और इकॉनमी के ऊपर एक्सपर्ट हैं जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं जो कि दफ़ाई तज्ज़िया कार हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर भी खासी दस्तरस रखते हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब हैं, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अज़हर सिद्दीक़ साहब, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक़ है, सीनियर वकील हैं और वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और ईरान के मामलात के ऊपर उनकी खासी तवज्जो होती है। और हमें मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा निसार अहमद चीमा साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानब आता हूँ। ये ईरान और अमेरिका की जंग, ये कभी तो लगता था कि ये जंग रुक जाएगी, दोनों ममालिक के दरमियान एक MOU साइन हो गया, 14 पॉइंट्स के ऊपर मुत्तफिक नज़र आए। पाकिस्तान और कतर का जो एक किरदार था वो भी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर जंग का सिलसिला शुरू होता है और अब तो जो महसूस हो रहा है, जो नज़र आ रहा है, ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। इसको अब समेटने के लिए वो जो आर्बिट्रेटर्स है पाकिस्तान या कतर, वो भी उस तरह हमें मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे। अब हमें नज़र आ रहे हैं इराक़ और उसके साथ साथ ओमान जो मसालत की इस वक्त पेशकश कर रहे हैं ईरान को। ये किस तरफ जा रही हैं चीज़ें? आपका क्या तज्ज़िया है कि ये जंग जो है ये वाकई तूल पकड़ेगी और कब तक तूल पकड़ सकती है, कहाँ तक जा सकती है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आलम चौधरी भाई। देखें, बहुत ही गंभीर सूरत हाल हो गई है खिते के लिए एंड इन पर्टिकुलर और द वर्ल्ड इन जनरल। और फिर जारी बात है इसके पाकिस्तान पे भी इफेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, खासकर में तेल की कीमतें वगैरह जो आगे हम बात करेंगे। देखें, ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान की तरफ से वो जो एक रवायती गर्मजोशी और एक वो मामला जो है हमें ज़्यादा नजर नहीं आता। दो के खबर यही है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम तैयार हैं, जब आप हमें कहेंगे वी विल पुट इन आवर बेस्ट। और जिस तरह हमने मेहनत की थी ईमानदारी सिंसियरिटी से MOU में, तो अगर आप हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। इस हद तक तो बात है। अभी ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर भी आए थे, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर से भी मिले और हमारे आर्मी चीफ से भी गालिबन मिले। तो यही है कि उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप थोड़ा सा आप भी जरा हाथ खोला रखें, आप भी थोड़ा तहम्मुल जो है वो रिस्ट्रेंट जो है वो शो करें और इतना ज़्यादा रैशली एक्ट ना करें, ताकि कोई गिव पीस अ चांस कि दोबारा मामला जो है उनको शुरू किया जा सके। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से ये बात बड़ी वाज़ेह है कि 2 हफ्ते हो गए हैं, वो तो हमने रोक ही नहीं रहे और ऐलान करके वो हमले करते हैं कि जी आज रात हम ये तबाही मचाएंगे, आज रात हम इन टारगेट्स को अपना टारगेट करेंगे, उन पे हमले करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मिसाइल उनके डिपोज हो गए वगैरह। और फिर उसी तरह ही उसी से ज़्यादा मैं कहूँगा गर्मजोशी में और मुज़ाहमत वाली अप्रोच से
वो ईरानियन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। वो कहता है सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें कोई शौक नहीं है कि हम कोई अपना एग्रीमेंट करें या कुछ ऐसा करें। हम चाहते हैं, हम तो चाहेंगे, हम तो मजीद लंबा जंग लड़ने को तैयार हैं। तो ये तो मामला जो है ना कि बिल्कुल हार्ड लाइन हो गया दोनों साइड्स की तरफ से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हो गई है कि वो जो हुती ट्राइबल्स हैं, हाँ। यमन वाले, जो कि बिल्कुल प्रॉक्सी ग्रुप आप उनको कहें या ईरान के सपोर्टर हैं, ईरान उनको फंड करता है, आर्म करता है वगैरह वगैरह। माली में भी उन्होंने सऊदी अरब पे हमले किए, बल्कि इसराइल तक में हमले किए पिछले साल हुती ने। उन्होंने अपना सऊदी अरब के साथ अपना महाज खोल दिया। और अब वो कह रहे हैं कि जो अब हॉर्मुज़ की तरह जो दूसरी साइड पे सुएज़ कैनाल से जो आता है रेड सी, उसमें जो बाब मंदब है कि जनाब हम उसको उन्होंने पार्शली ब्लॉक किया और कुछ टैंकर्स को किया, और जिसपे पाकिस्तान ने बड़ा एक भरपूर जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और उनको वार्न किया है कि अगर जनाब आप बाद आ जाए, अगर किसी पाकिस्तानी टैंकर को हुआ तो फिर हम मजबूर हो गए कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो रोग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इसराइल में हो, अब अगर वो कुछ शरारत करते हैं और किसी पाकिस्तानी शिप पे अगर वो हमला करते हैं, फॉल्स फ्लैग जिसको आप कहते हैं, और ब्लेम डालेंगे कि जी ये ईरानियन ने कर दिया या हुती ने कर दिया, और अगर पाकिस्तान उसमें बीच में आ गया, जो कि ईरानियन ने कहा है कि हुती के खिलाफ जो है हम किसी किस्म की जारियत जो है ब्रिगेडियर साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी एक दो चीज़ें एग्जांपल सामने आई हैं। कुछ हमले ऐसे हुए हैं जिसमें लास्ट जो आखिरी जो जहाज़ों के ऊपर आपने हरमज़ में हमले हुए थे, उसमें ईरान का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कतर के जहाज़ों पर हमले नहीं किए थे, लेकिन बाकी अमेरिका की जानिब से यही का इसरार किया जा रहा है कि ईरान ने हमले किए थे। अच्छा डॉक्टर कैस साहब, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि आपने हरमज़ वो तो ऑलरेडी बंद है और बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है अगर हौसी उधर एक्टिव हो जाते हैं, जिस तरह उन्होंने जहाज़ों पे हमले किए हैं। तो 30% जो पेट्रोलियम जो सप्लाई थी वो तो सिर्फ आबना हरमज़ थी। अब अगर बाबुल मंदब भी बंद होता है तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो होगा? शुक्रिया बहुत बहुत सर। बात यह है कि जो ज़मीन पे हो रहा है वो तो अपनी जगह स्ट्रेटिजिकली, पहली बात तो ये है कि ईरान अमेरिका के पास नहीं गया था हमला करने। अमेरिका ने आके 64 जहाज़ खड़े कर दिए हैं, अपनी सारी ताकत खड़ी कर दी है, और इज़राइल उसके साथ है और शरारत सारी इज़राइल की है। दूसरी बात ये है कि ये कहीं अना की जंग भी है। अना की जंग है जी। हार किसने मानी? जब ये MOU साइन हो गया था तो ये क्वेश्चन उठ गया कि ईरान हरा है या अमेरिका हरा है। उसकी MOU की तमाम शिक्स अगर देखें तो वो तो सारी ईरान के हक में थी जी। तो वो अमेरिका को या ट्रम्प को इजराइल ने समझाया कि हार मान ली इतने बड़े मुल्क एंड सच फोर्थ। अब ईरान इस सारे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, जंग लड़ रहे हैं, बट इन द एंड ऑफ थिंग्स वो अब एक इकोनॉमिक लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा। नवंबर में अमेरिका की सेनेट के इलेक्शंस हैं, उसके बाद आगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के भी 2 साल के बाद हैं। ईरान, मेरा ये ख्याल है कि इस जंग को लंबा करना चाहता है ताकि उस तक जो पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और दुनिया, हमारे जैसे मुल्क जिनको तकलीफ़ हो रही है अब उस तेल की, ये कहीं 40% तेल बंद हो जाएगा अगर दोनों नहीं 30% हो गया आपने। हाँ, तो उधर से बाबुल मंदब बंद होता है तो मजीद कितने मैं यही कह रहा हूँ ना कि सऊदी अरब वहाँ से बेच रहा था ना। हाँ, बिल्कुल वो बंद हो जाएगा। सऊदी अरब और UAE दोनों ने पाइपलाइंस बिछा ली थी और वो तो जब वो बंद हो जाएगा तो 40 to 50% दुनिया का तेल बंद हो जाएगा। हमारे जैसे मुल्कों का तो होगा ही होगा। चीन ने अपना रास्ता निकाल लिया है क्योंकि वो एक ईरान से कजाकिस्तान से एक रेलवे लाइन बना ली है जो चीन जा रही है। कुछ माल सुना है कि हमारी CPEC के थ्रू भी जा रहा है चीन को। ठीक है। रूस और ईरान के पीछे एक समुंदर है जिसको कैस्पियन सी कहते हैं, उधर से रूस की चीज़ें आती हैं इधर से। सो उन दो मुल्कों को, और वो टेक्नोलॉजिकली या सपोर्ट भी कर रहे हैं,
और शायद वो शय भी देते हैं अमेरिका इसको, ईरान को, कि करी जाओ, हम इसको देख लेंगे। यूरोप है जो इफ़ेक्ट हो रहा है, और वो नेटो उसके अंदर आया नहीं है, नेटो के अंदर दरारें। सो इन जियोग्राफिकल सेंस ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि अमन हो जाए, हमारी ख्वाहिश है कि अरब का तेल शुरू हो जाए। आपने ये कहा था कि ईरान जो है ना वो जंग को तूल देना चाहता है। बिल्कुल। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त मुश्तबा ख़ामेनी हैं, उनके वालिद मारा हुआ है, उनकी वालदा कत्ल की गई है, उनकी बीवी कत्ल की गई है, उनकी बेटी कत्ल की गई है, और उसको कह रहे हैं कि जंग बंद कर लो, जबकि ईरानियन कौम उसके पीछे खड़ी है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सो अभी तो ये ईरानियन तो कह रहे हैं कि अभी जंग शुरू ही नहीं। डॉक्टर इरफान साहब को भी शामिल करते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, आप तो खैर शुरू से कह रहे थे कि ये जंग जो है ये तवील होगी, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। हत्ता कि जो MOU साइन हुआ था, आपने उसके ऊपर भी शूक व शुबात का इजहार किया था कि अमेरिका शायद इसके ऊपर खड़ा नहीं होगा। अच्छा, अब जंग जो है ना वो वाकई फैलती हुई नज़र आ रही है। आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात करते थे वो भी नज़र आना शुरू हो गया है कि टूट फूट हो रही है, खुसूसन गल्फ़ के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर। अब ये जंग अगर जिस तरह तूल पकड़ रही है, जिस तरह आगे बढ़ रही है, अगर बाबुल मंदब भी बंद होता है, इस सारे सिनेरियो में इसका ड्रॉप सीन क्या देख रहे हैं आप? आजम चौधरी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखिए, सबसे पहले हमने समझना ये है कि ईरान जंग किन की लड़ रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि पूरा जो ग्लोबल साउथ है आपका, वहाँ पे जितनी भी इंपीरियलिज्म की मूवमेंट्स चली, न्यू इंपीरियलिज्म की मूवमेंट्स चली, एंड दिस इज़ द लास्ट अपराइजिंग फ्रॉम द USA एंड इजराइल इस खित्ते के अंदर न्यू कॉलोनियलिज्म की। आपने देखा वेनेजुएला के अंदर उन्होंने रजीम चेंज कर दिया, अब यहाँ पे आके ईरान के ऊपर उन्होंने अपनी जो जारहियत है और इस्तेमारियत है उसको वो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि ईरान से प्रॉब्लम क्या है, दुनिया को, अमेरिका को या उसके हमनवाओं को? प्रॉब्लम ये है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त 3 बड़े मसले हैं। फ़लस्तीन का मसला है जिसको इजराइल के साथ है, लेबनान का मसला है वो भी इजराइल के साथ है, शाम का मसला है वो भी इजराइल के साथ है। अब वाशिंगटन ये कहता है या उसके हमनवा ये कहते हैं कि ईरान जो है, जैसे बाकी अरब ममालिक सोए हुए हैं या बाकी अरब ममालिक नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की हद तक इजराइल को कंडेम करते हैं, तो वो ईरान भी बस वैसे ही करे, प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिक जो स्टेप्स हैं या मेजर्स हैं ना वो ना ले। अब ईरान की प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी जब 1979 से पहले तक तो यही ईरान इसी तरह अरबों के साथ, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। 79 के बाद जिस आइडियोलॉजी पर यह खड़ा है ईरान, वो मज़ाहमत की आइडियोलॉजी है, वो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी है। आप उसकी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का जरा एनालिसिस तो करें कि उसको पता था कि एक दिन आएगा अमेरिका और इजराइल इसके ऊपर अटैक करेंगे, और उसको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज और बारगेनिंग चिप होगी, उसने उसको बंद कर दिया। उसको पता था कि बाबल मंदीब दूसरा रास्ता है जहां से तेल गुजर सकता है, उसने हौती बागी वहां पे बनाए, तैयार किया, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर वहां से भी गर्दन से पहुंचा जा सके। फिर आप देखते हैं कि उसने जितना भी अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाया, लॉन्ग रेंज, नेवी पे पैसा नहीं लगाया, एयरफोर्स पे पैसा नहीं लगाया, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जो इजराइल तक जा सके या इस खित्ते के अंदर जहां जहां अमेरिकन एसेट्स हैं वहां तक जा सके, पूरे के पूरे उसका माउंटेनियस जितना भी एरिया है वहां पे उसने लॉन्चर पैड बनाए। अब ये वो सारे का सारा सिनेरियो है जिसके अंदर ईरान ने गुज़िश्ता 50 सालों से अमेरिकन सिक्योरिटी प्ले बुक का मुताला किया। जहां जहां दुनिया में अमेरिका ने ऑपरेशंस किए, उन ऑपरेशंस को स्टडी किया और उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाए। अब आप देखते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, एटॉमिक पावर अमेरिका है, एटॉमिक पावर इजराइल है, दुनिया में सबसे बड़ी फोर्स रखने वाले 2 ममालिक हैं, और एक तरफ वो मुल्क है कि जिसके ऊपर आपने 50 सालों से सैंक्शंस लगाई हुई हैं, पाबंदियां लगाई हुई हैं, वो अमेरिका के ऊपर बॉम्ब नहीं फेंक सकता। अब उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो डैमेज को इन्फ्लिक्ट उसके ऊपर होता है, वो उस डैमेज को शिफ्ट कर देता है इलाकाई अमेरिकन एसेट्स के ऊपर, और जब इलाकाई तौर पर अमेरिकन एसेट्स तबाह होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी पे, और जब ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशर में आ जाता है। तो अल्टीमेटली इस वक्त आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ये जो इजराइल की जारहियत है इसके खिलाफ कोई बोलता क्यों नहीं है?
OIC कहाँ सोई हुई है, GCC क्या कर रहे हैं। और अगर कोई मुल्क ये कर रहा है, ना सिर्फ वो नशिस्तन गुफ्तन काम कर रहा है, बल्कि वो अपनी ताकत के साथ, मज़ाहमत के साथ इजराइल को रोकने के लिए लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है, यमन के अंदर हौती मौजूद है, फलस्तीन के अंदर हमास मौजूद है। मुझे ये बताएं कि अब तक ईरान ने कितने अरब कंट्रीज के ऊपर हमला किया है? वो तो हमेशा से मुजाहमत कर रहा है उस अमेरिकन जारहियत के ऊपर, इस्तेमारियत के ऊपर, कि ये जो आखिरी अपराइजिंग है, और उसको ये भी पता है कि बाकी जितने भी आपके कंट्री हैं, अरब कंट्री, वो सारे डी सॉवरन कंट्रीज हैं। 1970 से पहले बरतानिया और फ्रांस के जेर नगी थे, आज जो हैं वो अमेरिका के जेर नगी हैं। तो अब इस सारे सिनारियो के अंदर ईरान ना सिर्फ अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है इस खित्ते में, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ की जंग लड़ रहा है कि कल को किसी और मुल्क के ऊपर भी जब अमेरिका या इजराइल जैसा जारे मुल्क हमला करने की कोशिश करेगा, तो उसको ये वाले सबक याद होने चाहिए जो ईरान उनको सबक देना चाहता है। तो बुनियादी तौर पर जो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये जंग तूल पकड़ेगी, तो वो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस जंग को 2 हफ्तों के अंदर बंद हो जाना चाहिए। लॉजिक ये डिमांड करती है, रैशनलिज्म ये डिमांड करता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है और जंग को अल्टीमेटली खत्म होना है। लेकिन मुसीबत ये है कि जिस लॉजिक की हम बात करते हैं, अगर लीडर्स जो है वो लॉजिकल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक एग्रीमेंट करता है सऊदी अरेबिया के साथ, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। अच्छा, वही सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ईरान आपसे डिमांड करता है, तो आप कहते हैं कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे अगर आपने न्यूक्लियर इनरिच करने की कोशिश की। और सऊदी अरेबिया को आप खुद इनवाइट कर रहे हैं कि चलें जी मेरे साथ डील करें। अगले दिन ही आप डील के बाद कहते हैं कि देखो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाओ, वरना ये डील हम खत्म कर देंगे। और भाई, कल तक तो आपकी बातों के ऊपर दुनिया यकीन नहीं कर रही थी, अब आपके दस्तखत के ऊपर भी दुनिया यकीन नहीं करेगी। क्रेडिबिलिटी अब आपकी रह क्या गई है कि आप एक ट्वीट करते हैं और आपको ये ईरान का यही अदम एतमाद था कि अमेरिका जब भी माजी के अंदर उसने कोई मुआहदे किए हैं या यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर वो करारदाद आई है, उसके अलावा दोहा के अंदर जो मुज़ाकरा था, अमेरिका ने अपने तमाम वादे तोड़े हैं, जो भी उन्होंने अहद किए वो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। अज़हर सिद्दीक़ साहब, ईरान और अमेरिका जंग इसके अंदर अब जिस तरह फैल रही है, अब नज़र आ रहा है कि एक तो पाकिस्तान उस तरह हमें मुतहर्रिक इस वक्त नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पाकिस्तान उनके अंदर आर्बिट्रेशन के लिए पहले कोशिश करता रहा। अच्छा, उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो उस पर रोशनी डालिएगा। दूसरा, ये हौसीज़ वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जब सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला किया तो पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मोहम्मद बिन सलमान साहब को फ़ोन भी किया उस पर। क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान को भी इस जंग के अंदर घसीट लिया जाए? अजहर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट करें। जी, अब आ रही है आवाज़? जी, आ रही है। आजम चौधरी साहब, मैं आज से ये बात नहीं कर रहा, मैं पिछले अप्रैल से बात कह रहा हूं कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। देखिए, मैं क्लैरिटी के साथ आप बता दूं कि जब सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट हो रहा था तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि अगर इस पर अमेरिका ने एतराज़ात उठाए तो इसका मतलब है ये कुछ सीरियस इशू है। अगर अमेरिका ने इस पे एतराज़ात ना उठाए तो उसका एजेंडा कुछ और है। अच्छा, इससे आगे आ जाए, फिर जब अब्राहम अकॉर्ड हो रहा था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये गाजा का मसला उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसकी बुनियाद भी मैं इतना क्लियर हूं इस हवाले से, वजह क्या है? मैं मुसलमान हूं, जिसे कुरान और अहादीस पर यकीन नहीं है तो वो क्या इंसान रह सकेगा? सूरह मायदा अगर पढ़ लें और 51 नंबर आयत है, यहूद और नसारा किसी के दोस्त नहीं हो सकते। यहूद ज़ायनिस्ट, नसारा क्रिश्चियंस की बात हो रही, क्रिश्चियनिटी की। ये हमारे नॉर्मल नहीं, ये बात हो रही है यानी असूली तौर के ऊपर उन कौमों के हवाले से, और जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। ये मैं नहीं कह रहा, रब्बे पाक ने फरमाया, तो हम तो वायलेट करते हैं। और ईरान जो है, ईरान हमसे ज्यादा कुरान मजीद पे अमल करता है, वो रब की दी हुई चीजों पे हमसे ज्यादा इस पे अमल दरामद, और वो लड़ रहा है। यानी हमने तो कुछ बर्दाश्त ही नहीं किया जितना कुछ उसने बर्दाश्त किया है। उसकी हिम्मत है, कुर्बानियां दी हैं। तो हमने तो चले, हम कर रहे थे आपस में सुलह सफाई की, एक बड़ी अच्छी कोशिश और काविश थी, लेकिन मुझे तो पता था कि सुलह सफाई का इशू नहीं है।
वो एक एजेंडे के तहत आए हैं, वो एक टेस्टर लेकर आए थे कि वो चाह क्या रहे हैं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल चाह रहे हैं। यानी अगर ईरान को डोमिनेट करना है, अगर ईरान को पकड़ना है या पूरी मुस्लिम उम्मत को पकड़ना है, तो वो स्टेट और हॉर्मस ऐसी एक जगह है कि जो कल मसाइल पैदा करेगी उनके लिए। तो वो, और देखिए जमीनी हमले पर जब वो अफगानिस्तान से निकल गए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर आज अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बैठा हो रहा तो कोई मुश्किल काम था चीजों को लेकर जाना और उस तरह से चीजों को सेटल डाउन करना। मैं इन सबको जरा आर्टिकुलेट करके आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ईरान को समझ है, और इतनी समझ है उसको इस बात की, इसलिए उसने उतना तो माना और तमाम मुसलमानों की बड़ी इज्जत रखी उसने, पाकिस्तान की बड़ी इज्जत रखी उसने, लेकिन उसको प्रैक्टिकली चीजों का बहुत था, वो मुकाबला करता आया हुआ था। और अब भी आगे, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। अब देखे ना, सऊदिया के साथ बड़े तरीके से अपना कांटा फेंका कि जनाब आप आ जाएं, हम आपको न्यूक्लियर इसके हवाले से कोई टेक्नोलॉजी देंगे, ऐसा करेंगे। वो देयर इज नो फ्री लंच, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये हमारी और वजह क्या है कि जो आपकी जो हुकूमत वक्त है, इसका तजर्बा क्या है, मुझे बता दें इनका क्या तजर्बा है। इनको फौरन इस मामले के अंदर इनका अपना कितना बैठे हैं, कितने की इन्होंने इस पे माइंड ब्लोइंग की है, या अपना इस हवाले से कितने थिंक टैंक वालों से सोचा है, देखा है? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, आप जो कर रहे हैं, अब ये एक तस्वीर का एक वो पहलू है। और देखिए, जब कोई बड़ा मामला होना है तो वो तो ये बड़ा कुरान मजीद में लिखा हुआ है। कब होना है कि जब हजरत इमाम महदी का ज़हूर होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना है। मैं प्रैक्टिकलिटी को और बाकी चीजों को सामने रख के बता रहा हूं, वो दौर अभी आया नहीं है। यहां जो मसला है, जो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना है, वो डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल पे जा रहे हैं। अभी आप देख नहीं रहे, उन्होंने यह डिवाइड एंड रूल कर दी है। यानी ईरान को एक तरफ रख के, सऊदी अरब को एक तरफ रख के, अब ये लड़ाई मुसलमानों में आपस में डाल दी है। यानी मैं नहीं समझता कि होतियों वगैरह को ये जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन पैदा की ना यूई के कॉन्टेक्ट से, और ये हम समझ नहीं पा रहे। ये मुस्लिम उम्मा में इकट्ठे हों बैठकर इस सारे मामले को। और पाकिस्तान तो याद रखिएगा, बच्चा जो वो तो सऊदी अरब के साथ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम में से कोई हो जो हमारे लिए मुकद्दस जमीन वही है, हमने तो उनके साथ चलना है। लेकिन यहाँ होश के नाखून लेने हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली कैसे आपने हैंडल करना है, चीजों को किस तरह चीजों को लाकर हल कर सके। और वो उसकी 3 बजे है, मैं जो समझ रहा हूं, हम अभी तक पार्लियामान में नहीं बैठे सारे मामले पे। मैं आज से नहीं बात कर रहा, बड़े हमारी पूरी तवज्जो सिर्फ इमरान खान को गिराने के हवाले से है। उसके अलावा हमारा पूरा फोकस ही सिर्फ इस बात के ऊपर है कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दे। वो जो करना था कर लिया यार, मिला भी कुछ नहीं है आपको। याद हो, आपने बहुत बड़े को टारगेट अचीव कर लियो, वो भी हासिल नहीं कर सके। और पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर लाकर रखा है कि जहां मुईशत आपने तबाह कर दी है, गुड गवर्नेंस खत्म हो गया। कोई इदारा बता दे कोई अपने तरीके काम कर रहा हो, नहीं खुदारा टाइम एक आ गया है, इस पे बेटर सेंस प्रिवेल। इमरान खान साहब से डिस्कशन करें, इस सारे मामले को पार्लियामेंट में लेकर आए और इसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तय करें, तमाम मुस्लिम उम्मा को एक बोर्ड पर लेकर आए, तो तब आलोचना ये आपको अजहर साहब आपने ताकत से अगर मुकाबला करना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ये पार्लियामेंट वाली। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ हैं। चीमा साहब, अभी अजहर साहब ने बात की कि जब गज़ा के ऊपर हमले चल रहे थे, उस वक्त गज़ा पीस बोर्ड बनाया गया था और उस पीस बोर्ड में पाकिस्तान शामिल था। अच्छा, वो मामला भी पार्लियामान के अंदर नहीं आया था, ना पार्लियामान से उसकी मंजूरी ली गई। उसके बाद हमने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया, उसमें भी पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। उसके बाद हम आर्बिट्रेशन करते रहे हैं दोनों फ्रीकैन के मबैन, ईरान और अमेरिका के। पार्लियामान को फिर भी उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। क्या आप समझते हैं कि पार्लियामान को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था? दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह बढ़ाई जा रही हैं, उसको किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, एक तो गलत ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गुडविल बनी, ये मुफाहमत के हवाले से, मुज़ाकरात शुरू करवाने के हवाले से, को सीज फायर करवाने के हवाले से, मैं समझता हूँ उसको कायम रहना चाहिए। उसको हर कीमत इसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि कभी कभी इस तरह के मौके आते हैं। और हमें इस वक्त अगर यह है कि कोई तलखी हो रही है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, या ये है कि यमन में हौसी जो हैं उनके और सऊदी अरब के दरमियान, तो हमें यह है कि इनके दरमियान सुलह और मुफाहमत की कोशिश होनी चाहिए। अगर हम अमेरिका और ईरान के दरमियान को रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो तो दोनों तरफ हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उनके दरमियान भी हमें
कोई फरीक नहीं बनना चाहिए, हमें यह है कि वहाँ उनके दरमियान भी मुफाहमत के लिए कोशिश करनी चाहिए जी। ताकि तलखी उनके दरमियान ना बढ़े, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, या ये हौसी जो है यमन के, उनके और सऊदी अरब के दरमियान। ये किसी कीमत पे भी मुसलमानों के मफाद में नहीं है कि ये तलखी बढ़े और हम इसमें एक फरीक बन जाएं। देखिए, और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस पैक्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए था कि ये डिफेंस पैक्ट है हमारा, इसराइल अगर ये है कि उसकी तरफ से थ्रेट होता है सऊदी अरब को, तो हम ये है कि बिल्कुल सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इसराइल के खिलाफ, और अब ये है कि बिल्कुल अपनी हमें जाने भी देनी पड़ी तो हम देंगे सऊदी अरब के, और हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनका दिफा तो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये है कि वो कोई दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान अगर ये है कि कोई झगड़ा हो जाता है सऊदी अरब का किसी मुसलमान मुल्क के साथ, तो उसमें हमें फरीक बनने के बजाय मुफाहमत का किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात की है। और ये बिल्कुल अजहर साहब आपने पॉइंट ठीक उठाया था कि ये चीज़ें पार्लियामेंट में जानी चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए, और पाकिस्तान को जिस तरह दो फ्री कैंप के माबैन अभी आर्बिट्रेशन के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उसमें मुसलमान ममालिक के माबैन पाकिस्तान को ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, आते हैं थोड़ी देर में। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका के ऊपर, अब हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, पाकिस्तान के अंदर जब दुनिया के अंदर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में उसकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है। हम अपने खित्ते में ही देख लें तो इंडिया में 3% कीमतें बढ़ी थी, बांग्लादेश के अंदर 14.5% बढ़ी, और पाकिस्तान के अंदर उस वक्त 62% कीमतें बढ़ चुकी थी। आज पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब फार्मूला बनाया गया है पेट्रोल की कीमतों का। रोज़ाना की बुनियाद पर ओगरा जो है वो रात को कीमतें बढ़ा देता है, और मैं इस पर थोड़ा सा डाटा आपसे शेयर करता हूँ। 1 जुलाई से लेकर आज 24 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 34 रुपये पर लीटर इजाफा हो चुका है, जबकि डीजल की कीमत में 69 रुपये 69 रुपीज़ ये इजाफा हो चुका है, जो कभी 4 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, इस तरह बढ़ाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में पहले सारे कारोबार इस वक्त जो है वो दबाव का शिकार हैं, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, और इस तरह तो कोई भी कारोबारी आदमी या कंपनी या कोई ट्रांसपोर्टर, क्या वो अपने कारोबार का कोई बजट मेंटेन कर सकते हैं? क्या ये तरीकाकार ठीक है रोजाना कीमतों में बढ़ाने का? देखिए आलम चौधरी साहब, ये बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है ऑन अ डेली बेसिस। जितना आपने कहा तमाम इंडस्ट्री में, बिजनेस सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, आम आदमी के लिए कि वो यही सोचता रहता है कि भी आज रात को पता नहीं कितना बढ़ जाएगा और पेट्रोल, ठीक है ना। एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है, साइकोलॉजिकली ये लोगों को इफेक्ट कर रहा है, और गालिबन गवर्नमेंट को ये पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। मैं 2 इंटरेस्टिंग चीजें आपसे शेयर करता हूँ। पहली ये है कि हमारे मोटर फेडरल मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले टेलीविजन पे थे, वो कह रहे थे कि हमने इसलिए ये किया एक सवाल के जवाब में कि जनाब वो जब हम करते हैं वीकेंड के ऊपर तो फिर लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है, 1-1.5 दिन पेट्रोल जो है मिलना बंद हो जाता है, लोगों की लाइनें लग जाती हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे मोहतरम सिद्दीक जान साहब ने आज एक बड़ी अजीब पोस्ट लगाई है, और मैं सिद्दीक जान को आप भी कह रहे हैं अच्छा एक क्रेडिबल शख्सियत है इस्लामाबाद में, काफी अरसे से मैं उनको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनकी पोस्ट भी पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मेरे गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मेरी बातचीत हुई है कुछ लोगों से गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि हम तो चाहते हैं कि आम लोगों को, आवाम को ऐसे उलझा दो इन मामलात में ऑन डेली बेसिस कि उनका ज़हन जो है वो किसी और की चीज तरफ जाए ना, कि वो किसी पीटीआई के जलसे में ना जाए, इस किस्म की। ये सिद्दीक जान की पोस्ट है आज की। बात तो सही है कि इट इज वेरी एबनॉर्मल। और दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि बाकी जो ममालिक हैं, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, लोग उनके भी फिगर जो है सारे पेश कर रहे हैं। वहां पे तो इस किस्म का पेट्रोल जो है कीमतों में ऐसा बढ़ा ही नहीं है, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से और अब बाब मंदब से। और तीसरी बात ये है कि देखें ये अगर हम करते रहेंगे तो इसमें फिर वही बात आ जाती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वही जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट होती रहेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बड़ी वजह है कि जो कि पिछले काफी महीनों से हम देख रहे हैं
कि पेट्रोल की जो लेवी में इतना हुकूमत ने बढ़ा दिया, तो उनको एक जवाब मिल गया, कीमतें बढ़ती हैं वहां पे, जाहिर बात है उसमें आने में टाइम लगता है। 110 रुपए 110 रुपए ब्रेड साहब, जो पेट्रोलियम, ये सुन ले मेरे जुमला, पेट्रोलियम लेवी में जो इतनी रिकॉर्ड रेवेन्यू इनपुट हुई गवर्नमेंट को, तो मेरा ख्याल है वो भी कहते हैं कि भाई ये एक मौजमेला लग गया इस मामले में, तो इसको चलते रहना चाहिए। ठीक है, बढ़ा दिया तो क्या हो गया। ब्रेड साहब, सिर्फ पेट्रोल की मजबूरी तौर पर जो उसमें लेवीज और टैक्सेस डाल के 110 रुपए पर लीटर इस वक्त हुकूमत सिर्फ पेट्रोल में वसूल कर रही है, और डीजल की मद में 96 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिसमें लेवी और टैक्सी शामिल है। डॉक्टर कैस साहब, आप तो एक इकोनॉमिस्ट हैं, बीइंग इकोनॉमिस्ट आप इसको क्या समझते हैं, ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों की इन्होंने तयन करना शुरू किया है, उससे आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ता है? शुक्रिया। देखें, बहुत बुरा असर पड़ता है। पहली बात तो ये है कि जब आप रोज़ के रोज़ चेंज करेंगे, बेशक नीचे लाएं या ऊपर लाएं, जो ऊपर ही जाने हैं, तो कारोबारी शख्स प्लान नहीं कर सकता कि अब इन्वेस्टमेंट जो है, और मुझे खदशा ये है कि ये कोई 400 रुपए से ऊपर अगर पेट्रोल की कीमत चली गई तो कारोबारी लोगों ने इस मुल्क से पैसा बाहर निकालना शुरू कर देना है। दूसरा जो है, वो ख़रीदार जो है उसको सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्योंकि इनसे ट्रांसपोर्ट, वो एक रिपल इफेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, सब्जियां महंगी होती हैं, दूसरी चीज़ें महंगी, क्योंकि डीजल 69 रुपये महंगा होने का मतलब है कि हर चीज़ आपकी जी महंगी हो जाएगी। तो आपकी इन्फ्लेशन पहले 12% पे चली गई थी, अब 14% पे चली जाएगी, उससे आगे चली जाएगी, तो इकोनॉमी से इसका मेजर इम्पैक्ट तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे होगा, शहरी पॉपुलेशन पे, जो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल देंगे या ट्यूशन सेंटर्स में डाल देंगे। बहुत सारे लोग, पहले ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 12% पे चली गई थी, अब वो भी 14% पे चली जाएगी। आपकी ग्रोथ रेट जो नीचे आई थी 3.7 से 2.7 पे, वो और नीचे आ जाएगी, और जब ग्रोथ रेट नीचे आएगी तो नेचुरली टैक्स देने की सलाहियत सारे, आप देखें कि जून में जब ये प्राइसेस बढ़ी थी, 400 रुपये से ऊपर गई थी, तो गवर्नमेंट का अपना अंदाज़ा शुमार है कि कोई 40%, 36 to 40% जो है डिमांड इन चीज़ों की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की नीचे आई है। तो अब फिर यही होगा कि लोग जो 2 लीटर पेट्रोल पे चाहते थे वो 1 लीटर पे जाएंगे, कोई साइकिल पे जाएंगे, कोई पैदल जाएंगे, एंड सच फोर्थ। किसी ने तो ये लिख भी दिया था कि साइकिल चलाना सीख लो। हाँ बिल्कुल, फिर ऐसे ही है कि लोग पैदल चलेंगे। डॉक्टर इरफान साहब, अगर पाकिस्तान की इस वक्त हम प्राइसेस देखें तो हम अमेरिका के बराबर प्राइसेस चल रही हैं। ये जब से जंग लगी है हमने देखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बजाय आवाम को रिलीफ देने के, कीमतों को उठा के वो बिल्कुल अमेरिका के बराबर। आज अगर न्यूयॉर्क में देखें तो वहाँ पे 1 गैलन पेट्रोल जो कि 3.5 लीटर होता है $4.20 का है, और वो पाकिस्तानी हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट करें 333 रुपये का पर लीटर उनको कॉस्ट कर रहा है अमेरिका में, और पाकिस्तान में भी 332-33 रुपये इस वक्त पेट्रोल पंप पे प्राइस है, जबकि जो ओगरा की प्राइस है वो 331 रुपये कुछ पैसे है, 50 पैसे है। अच्छा, ये अगर अमेरिका की पर कैपिटा इनकम देखें और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम देखें, अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ देखें, पाकिस्तान की देखें, क्या ये जस्टिफाई करता है कि पाकिस्तानी कौम से उतने ही चीज़ें, उतना ही टैक्स लिया जाए जितना अमेरिका के अंदर लिया जा रहा है? हाँ सर, पाकिस्तान का माशाल्लाह क़यादत का जो फुकदान है ना, वो क़यादत की ज़्यादती के अंदर छुपा हुआ है। और हमारे लिए जो बहरान होते हैं ना, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, बहरान हमारे हुक्मरानों की चांदी है। यहाँ पे सैलाब आ जाएंगे तो इनको अमेरिका के डॉलर नज़र आते हैं। इथोपिया में जंग लग जाए जिसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान से, ये यहाँ पे पेट्रोल भी महंगे कर देंगे और चीज़ें भी महंगी कर देंगी। तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब आपके अंदर जो क़यादत है, क़यादत के अंदर जब तक स्टेट्समैनशिप नहीं होगी, और जैसे मैं बिल्कुल अज़हर सदीक साहब की बात से इंडोर्स करूँगा कि इन लोगों को, ये जो 25 करोड़ भेड़ बकरियाँ हैं, इनको आप इस तरीके से हाँको कि हर रोज़ के रोटी कपड़े मकान में ये उलझे रहें। मतलब दुनिया जो है वो खलाव में पहुँच गई है। अभी तक हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के नारे क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब आपने 70 सालों के अंदर जब पाकिस्तान बना था, जो उस वक्त लोगों की हालत ज़ार थी ना, आज 70 साल गुजरने के बाद भी लोगों की वही हालत ज़ार है। मेरा एक
यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, एकेडमिया का मैं बंदा हूँ, हर रोज़ नौजवानों से मेरा इंटरेक्शन होता है। जितना नौजवान इस वक्त मायूस आज है, मुझे 15 साल तदरीस से मैं वाबस्ता हूँ, 15 सालों में मैंने कभी इतनी मायूसी उदासी उनकी आंखों में नहीं देखी। हर दूसरा बच्चा जो है वो लाइन में लगा हुआ है कि किसी तरह से ये मुल्क मैं छोड़ के यहाँ से निकल जाऊं। देखें, वतन तब तक आपकी माँ होती है, माँ जब तक बच्चे के पेट में दूध डालती जाए, खाना डालती जाए, जब माँ ही आपको निगलना शुरू कर देगी तो सांप के बच्चे भी उससे भाग जाते हैं कि इसने मुझे निगल जाना है। तो वो वहां पे जाते हैं जहां पे जाके उनको रिलीफ मिलेगा, जहां पे जाके उनको इज्जत के साथ रोटी मिलेगी, कुत्तों की तरह रोटी नहीं फेंकी जाएगी। आज आप देखें कि एक पढ़ा लिखा नौजवान पीएचडी करने के बाद, एमफिल करने के बाद वो 10वें ग्रेड की जॉब के लिए लाइनों में लगा हुआ है। 2 जॉब्स होती हैं, 25,000 वहां पे एप्लीकेंट होते हैं। कॉलेजेस से स्टूडेंट्स की तादाद कम हो रही है, यूनिवर्सिटीज में इनरोलमेंट कम हो रही है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। बिल्कुल आम जो आज शहरी है वो सर कलम और पेंसिल लेता है, सुबह उठता है, मीटर में देखता है मेरे कितने यूनिट आज हुए हैं, फिर रात को भी एक गिन के रखता है कि मेरे यूनिट कितने हो गए हैं, क्योंकि अगर 200 यूनिट हो गया तो 6 माह के लिए उसको यह सजा भुगतना पड़ेगी कि वो जो यूनिट है वो 35-40 रुपए उसको आता जाएगा। तो भाई जब ये हालात आपने कर देने हैं कौम के, और उस कौम के अंदर से आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ से कोई अरस्तु पैदा होगा या प्लेटो पैदा होगा या कोई स्टेट्समैन निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे तो बेचारों को इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जो हर रोज हम आते जाते देखते हैं, फिर कहते हैं जी लोगों में शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही है बिल्कुल। अजहर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये जंग जो है वो हमारे इन हुक्मरानों के मुफाद में है, और ऐसे भी महसूस हो रहा है कि जंग के सारे अखराजात पाकिस्तानी कौम ने उठा रखे हैं? ये बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। मुझे दुख और अफसोस होता है, निसार जीमा साहब से ना बड़ी लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये बात बड़ी वादे कर रहे हैं। ये इस कौम के साथ बड़ी ज्यादती है। देखिए, आपने यही, इनको, हमारी कौम को ये समझ नहीं आई, और सबसे ज्यादा कसूर सियासी जमातों का। जो मौजूदा हुकूमत है, मैं इनको लुटेरे कहता हूं माजरत के साथ। ये क्या है, ये जगह टैक्स लगाते हैं, यानी ये जो रोजाना की बुनियाद पर लगा लें। अब मैं जो कि पिछले 15 साल से पेट्रोलियम की प्राइसेस में बड़ी लंबी जंग लड़ रहा हूं मैं, और मेरी इमरान खान साहब के दौर में मेरी उस पिटीशन की वजह से एटलीस्ट ये एडवांटेज हुआ कि सेल्स टैक्स भी नीचे गिराया उन्होंने, वरना इसहाक डार साहब या इसहाक डॉलर साहब जो हैं वो उस वक्त 50% के करीब सेल टैक्स लेते थे। कितना? 50%। और अब क्या हुआ? अब एफबीआर नाकाम हो चुका है, इनके जितनी वजारत खजाना नालायक तरीन नाकाम हो चुकी है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहे। ये जंग का तो पाकिस्तान पे बता दें, कोई एक बता दें कि पेट्रोलियम की प्राइस का पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट हुआ। कंपेयर करना है ना, आए इंडिया के साथ कंपेयर करें, बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें, श्रीलंका के साथ कर लें, अफगानिस्तान के साथ कंपेयर कर लें, डूब मरने का मकाम है। और वजह क्या हुई है? इन सियासी जमातों ने अपने लिए स्पेस खुद खत्म कर दी है। वो मैं बताता हूं आपके लिए, जरा समझना है इस बात को। रोजाना में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन असल जो बात समझनी है कि वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जग्गा टैक्स जो है वो 110-12, अब कमाल की बात है, बड़ी शफाफियत की बात करता था। वैसे तो उसको हमारा दोस्त है, भाइयों की तरह से है अपना अहमद परवेज, लेकिन दुख होता है, इस्तीफा दे देना चाहिए उसको। क्यों डिफेंड करता फिर रहा है इनको इतना? उनके वालिद साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनकी वालदा साहबा, किसको बचाते फिर रहे हो तुमने शफाफियत? मुझे बताया अभी ओगरा की प्राइसेस निकाल ले, वेबसाइट है ही नहीं, मैकेनिज्म भी कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं है, और ओगरा तो फिक्स करता ही नहीं है। कमाल की बात है। मैं हाई कोर्ट में ये एक दूसरे में डालते हैं, ये बेवकूफ बनाते आए हैं कि अब इन्होंने क्या किया है। इन्होंने सेल्स टैक्स खत्म करके ना, सेल्स टैक्स का रेवेन्यू देना पड़ता था, और वो एनएफसी पूल में आता था, सूबों को जाता था, देना पड़ता था। बिल्कुल। अब क्या किया उन्होंने? चले ये भी कर ले, कोई अर्ज नहीं है। चले आपको एक और टैक्स लगा लेते हैं पेट्रोलियम के ऊपर, वो एक अलग इशू था। अब पीडीएल जो है ना, इसका रेट मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया है एक मुलाजिम को, वज़ीर-ए-आज़म मुलाजिम ही है ना जी, उसको दे दिया है। वो कैसे करा सकता है?
ये काम पार्लियामेंट ने करना होता है। मैंने पिटीशन फाइल की और 26वीं 27वीं तरमीम के सम्राट जो उन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है, अदालतें खामोश बैठी है। मैं ले गया हूं, मैं क्या बताया ना, ये पार्लियामेंट के बगैर कैसे मुकर्रर हो सकता है? पार्लियामेंट मुकर्रर करे, बैठे रोजाना, पता लगे कौम को, वो पार्लियामेंटेरियन को अंदाजा हो कि अवाम की करब मुसीबत के अंदर है, लेकिन नहीं ना। और वो अच्छा, और कमाल जरा सुनिएगा, यानी तकरीबन 80 रुपए या चले 2.5 लीटर पेट्रोल एक गरीब आदमी जिसकी 6 लाख रुपए साल की तनख्वाह है ना, या 6 लाख कमाता है, उसमें से इनकम टैक्स नहीं है, इस पे क्या देगा? रोजाना के तकरीबन आप समझ लें कोई अपना 300 के करीब दे देगा PDL, 3 लीटर पेट्रोल लगता है तो 8,000 रुपया महीने का, और 1 लाख रुपया वो गरीब आदमी जिसको खाने को रोटी नसीब नहीं है, 1 लाख रुपया आप जबरदस्ती निकाल रहे हैं उसकी जेबों के अंदर से। वो 6 लाख में से 1 लाख रुपया दे रहा है, 1 लाख रुपया जुल्म, ये देखें। और इस पे माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुख आता है, घर बैठी हुई यार, क्यों बैठी हूँ घर यार, वो किस लिए बैठे हो? अजहर साहब, तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का जो रोल था वो रोल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। हालांकि तहरीक इंसाफ को जितनी पॉपुलैरिटी मिली, अगर वो अपना अवामी मुफाद में अपोजिशन का रोल निभाते तो शायद इस कौम को इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करना पड़ती। चीमा साहब, आप तो एक अवामी नुमाइंदे और ग्रास रूट लेवल तक आपके राब्ते हैं, और लोग आपको, जाहिर है आप मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लक है, लोग हुकूमती पार्टी का नुमाइंदा भी आपको समझते हैं, और वो आपसे सवाल भी करते होंगे ये पेट्रोल पे, ये महंगाई पे। तो चीमा साहब, ये हुकूमत जो है, इसने जो फार्मूला इस वक्त लगाया है ओगरा वाला, क्या इसकी कुछ जस्टिफिकेशन है रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के उतार चढ़ाव की? ये है कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जितनी पाकिस्तान में बढ़ी हैं, खित्ते में किसी और मुल्क में नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये हमारी हुकूमत बर वक्त इसकी प्लानिंग नहीं कर सकी। मैं जो बड़ा अहम जो नुक्ता यहाँ बयान हुआ है कि जी लोग मायूस हो रहे हैं, नौजवान मायूस हो रहे हैं, अभी एक मेहमान फरमा रहे थे, और मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, बात यह है कि कौम की मायूसी या नौजवानों की मायूसी, उनकी बुनियादी वजूहात क्या है? पहली वजह यह है कि लोग समझते हैं कि हुकूमत साजी में हमारा कोई किरदार नहीं है। जिस किरदार को, यानी आवाम को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप जिसको वोट देते हैं, आपकी अक्सरियत जिसको वोट देगी असेंबली में वही जाएगा, उसी को हक है। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरे हल्के के अवाम की अक्सरियत अगर मेरे बजाय वो मेरे मुखालिफ को वोट देती है, उस पर एतमाद का इजहार करती है, तो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, असेंबली में जाने का हक मेरा नहीं है, उसी का है, मेरे मुखालिफ का। ये इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि जी अवाम जिसको वोट देते हैं, असेंबलियों में जाने का, अवाम की नुमाइंदगी करने का, हुकूमत साजी का हक उन्हीं का है। दूसरी बात जो है वो ये कि अगर कोई किसी मौके पे कोई किसी के जुल्म ज्यादती होती है तो जाहिर है कि उसकी नजर अदलिया की तरफ उठती है। अदलिया को मफलूज करके रख दिया गया है ये 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के जरिए। ये मैं समझता हूँ कि अदलिया की आज़ादी की बहाली के लिए इन तरमीम का खात्मा जरूरी है। तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारे सरकारी इदारों के ऊपर अवाम का कोई एतमाद नहीं है। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हर शोबे में, सिर्फ अदलिया नहीं है, इंतजामिया हो, पुलिस हो, हर जगह ये है कि कोई किसी का एतमाद नहीं है सरकारी इदारों पे। उसके लिए ये है कि जिस तरह मैंने कहा, पहली बात ये है कि ये हुकूमत साजी में अवाम को यकीन हो कि हम जिसको वोट देते हैं वही हुकूमत बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि अदलिया आजाद है। तीसरी बात यह है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये मेरिट पे आप तैनातियां करें, अवाम का एतमाद बहाल करें। इस वक्त सरकारी इदारों पे, मुख्तलिफ इदारों पे यह है कि अवाम का एतमाद बहाल करना मैं समझता हूँ वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसकी तरफ तमाम सियासी क़यादत को बशमूल PTI की क़यादत के मिल बैठना चाहिए और मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने चाहिए। बहुत चीमा साहब, बड़ी हकीकत पसंदाना और बड़ी सच पर मबनी आपने बातें की हैं। और जो सियासी जमातें, मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जो सियासी रहनुमा या कारकुन ऐसी बातें करते हैं तो सियासी जमातों को शायद वो पसंद नहीं आते और उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है। यही हम PTI के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रोलिंग का सिलसिला वहाँ पे इसी तरह शुरू हो जाता है। डॉक्टर इरफान साहब, अभी हुक्मरानी की बात की चीमा साहब ने, अब इंतखाबात का टाइम आ गया है कश्मीर के अंदर। 27 तारीख को वहाँ पे पोलिंग हो रही है।
अच्छा, कश्मीर की ओवरऑल सूरत हाल ये है कि वहाँ अभी तक जो उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी है उसका धरना जारी है। अच्छा, मुज़ाकरात भी उनके चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात की अपडेट नहीं आ रही अभी तक, ना हुकूमत की जानब से ना उस जॉइंट एक्शन कमेटी की जानब से। अच्छा, वहाँ पे इंटरनेट भी बंद है, वहाँ पे खुराक के ट्रक भी नहीं जा पा रहे, उनको भी रोका जा रहा है, और 2 दिन बाद वहाँ पे पोलिंग भी है। क्या समझते हैं कि ऐसे हालात के अंदर वहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं? अगर होंगे तो क्या वो अवाम का मैंडेट जो है उसको तस्लीम किया जाएगा, या वैसे इंतखाब होंगे जो 24 फरवरी को पाकिस्तान में हुए थे? सर, आमतौर पे जितने भी पोल्स हैं, अभी गैलप के भी पोल्स आए हैं, आप ज़रा देखें कि लोगों की आपके पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसके ऊपर कितना ट्रस्ट है। पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट इंडेक्स है ना, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम से अब अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुका है। जो नई स्कोरिंग आई है उसके मुताबिक अब पाकिस्तान में हमारे अब मुख्तलिफ वज़रा इस बात पे बड़े खुश होते थे कि अब हाइब्रिड सिस्टम ही पाकिस्तान के लिए सबसे आइडियल सिस्टम है। अब आप हाइब्रिड भी नहीं रहे हैं, अब पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है। अच्छा, आप ये देखें कि जिस मुल्क के अंदर मीडिया क्या इमारत बना देने से वो अदालत कहलाएगी, क्या किसी इमारत के ऊपर पुलिस स्टेशन लिख देने से क्या वो पुलिस स्टेशन बन जाएगा? डॉक्टर साहब, मेरे पास ना आज टाइम बड़ा शॉर्ट है और मैंने कश्मीर के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ अजहर सिद्दीक साहब से और चीमा साहब से। तो इन शॉर्ट मैं माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब आपसे और डॉक्टर कैस साहब से, मैं अजहर साहब, इस वक्त 2 पार्टियों की जानब से एक दूसरे के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के ऊपर और बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून के ऊपर हमले कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब कश्मीर की तरक्की की बात कर रहे हैं और बिलावल साहब वहाँ पे अवाम की हाकमियत की बात कर रहे हैं। क्या ख्याल है कि वहाँ पे इंतखाबात को आप किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, पहले तो बताइए ना, कौम अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने नंगा कर दिया। वो आप सुना नहीं करते थे मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है, पेड़ फाड़ के पता नहीं कहां से घसीट कर। अच्छा, अजहर साहब तहरीके इंसाफ को बेशक वहां पे अदालत ने एज ए पार्टी इजाजत नहीं दी, लेकिन आजाद उम्मीदवार खड़े करती, तहरीके इंसाफ भी वहां पे अपना किरदार अदा करती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। आज अगर मोहतरमा बेनजीर भट्टी हो तो मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहब जिंदा होती तो ये कभी ना करने देती। वो किस बात का इलेक्शन लड़ना है अकेले और याद रखिएगा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के सियासत के डायनेमिक्स ही और हैं। यानी वहां जो एक तो हुकूमत वक्त या बाकी चीजों को एक तरफ रख लेना, यानी यहाँ अगर तो आजाद आप अंदाजा लगा लें कि वहां भी सिंबल नहीं मिला, आजाद कश्मीर नहीं मिला। ये तो सियासी जमातों के डूबने का मकाम है ना। वो भी सियासी जमातों का अगर वजूद तुम इस तरह करोगे तो ये मिसाके जमहूरियत आखिरी 1-1.5 मिनट मैं चीमा साहब को इसमें शामिल करना चाहूँ। चीमा साहब, एक बात खत्म कर दूं, सिर्फ एक बात। देखिए, मैं तारीखी तौर पर क्या बैठा हूं कि शहबाज शरीफ के जाने की बारी है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत, ये मैंने वक्त से कह दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर भी उन्होंने बनानी है। और नवाज शरीफ 12वां खिलाड़ी है, वो तोते उड़ाएगा, कबूतर उड़ाता था पहले, आजकल तोते उड़ाएगा। जाके अल्लाह अल्लाह करे, चुप करके घर बैठकर अपने नवासियां पाले, उसका अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। चीमा साहब, आजाद कश्मीर में पीएमएलएन को प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा, भूल जाएं, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब टर्न आउट नजर आ रहा है आपको वहां पे? नहीं, टर्नआउट बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि पीएमएलएन को अच्छा, क्या फार्मूला अप्लाई होगा वहां पे भी, या वहां पे अवामी मैंडेट वहां पे होगा तस्लीम? जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज चल रही है हमारे इलेक्शन सिस्टम में, वही फॉर्मूला होगा। और मैं देख रहा हूँ कि पीपल पार्टी जो है वो तो मैदान छोड़ के चली गई है और पीएमएलएन जो है वो वहां पे डोमिनेट करने की कोशिश करिए, जो भी थोड़े बहुत लोग वहां पे रहे। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, अगर आपकी पार्लियामेंट जो है, आप इस बात को ब्रिगेडियर साहब इस बात को मद्देनजर रखें तो फिर तो अकेली पार्टी रख लेते हैं, नहीं, फिर तो अकेली मुस्लिम लीग नून रह गई ना, क्योंकि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा और पीपल्स पार्टी जो है वो वैसे आप कह रहे हैं मैदान जो, फिर मुस्लिम लीग नून आपस में इलेक्शन लड़ेगी, आपस में मुस्लिम लीग। आज के लिए बस इतना ही कोशिश की है हमने
ईरान और अमेरिका के जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा गुफ्तगू की जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान और कश्मीर के जो अंदरूनी मामला तो उस पर भी हमने सहर असल को गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।